नमस्कार ओमकार जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनविंदर जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। सर चर्चा शुरू करते हैं आज की अरविंद केजरीवाल से। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कोर्ट के ये कहने के बावजूद कानूनी रूप से बाध्य हैं पेशी के लिए, फिर भी केजरीवाल को अचानक से वर्चुअली पेशी की इजाज़त मिल जाती है। नहीं लगता कि कोई लोचा है? ईडी केजरीवाल पे मेहरबान क्यों और कोर्ट में पेशी की छूट का उन्होंने विरोध भी नहीं किया? सर। ये ईडी की मेहरबानी से ज़्यादा जो कानूनी पहलू हैं, जी, उनका फ़ायदा वो ज़्यादा उठा रहे हैं। जी, और कानून में अगर खामियां ना हो, तो जी। फिर कोई भी कोर्ट के समन का या ईडी के समन का या सीबीआई के समन का हुँ, इस हुँ। तरीके से विरोध नहीं करेगा या उसकी अनदेखी करके हुँ, उसका हुँ। फ़ायदा कानून है, उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा। जी, पहले ईडी के 5 समन की अनदेखी कर चुके हैं। जी। उनमें बहानेबाज़ी कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए जाना है, फिर एक और नया बहाना विपश्यना के लिए जाना है। हुँ, उसके बाद बहाना कि ये नोटिस ये समन तो गैर कानूनी है। गैर हुँ, हुँ। कानूनी है तो ज़रा अदालत चले जाओ इनको लेकर के चैलेंज करो, जी, तो अदालत आपको बता देगी कि गैर कानूनी है या कानूनी है। जी। तो इस तरह की चीज़ें वही आदमी करता है जिसके पास एक लीगल टीम हो और लीगल टीम भी भारी भरकम हो, हुँ, हुँ। जिसको वो सरकारी खजाने से पे कर रहा हो और उनकी सलाह पर इस तरह की बहानेबाजियाँ करके हुँ, अपने हुँ। आप को पेश होने से बचाने के रास्ते खोज रहा हो। ये बात ठीक है कि रॉल्स एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ही याचिका पर सुनवाई करने के बाद इनको 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था और ये कहा था कि आप ईडी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, ज़रा इसका कारण अदालत में आकर के बताइए। जी। क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट का ये मानना था कि पाँचों समन कानूनी हैं और कोई भी सरकारी समन होता है तो उसको आप गैर कानूनी कह कर के उससे बच नहीं सकते। ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप उसका पालन करें और एजेंसियों को पूछताछ में सहयोग करें। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ना तो ईडी के साथ किया और अब कोर्ट से भी ये कह दिया कि चूँकि बजट सत्र चल रहा है और कल विश्वास प्रस्ताव आ गया, अचानक आ गया। तो विश्वास प्रस्ताव तो अरविंद केजरीवाल ने ही पेश किया है, विपक्ष ने तो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया नहीं। तो जी। ये विश्वास प्रस्ताव जो आपने 16 फरवरी को यानी पेश होने से 1 दिन पहले पेश किया है सदन में, इसको तो आप 2-4 दिन टाल भी सकते थे। 17 फरवरी को आप कोर्ट में पेश हो सकते थे। 19 फरवरी को आप जो छठा सम्मन आया है ईडी का, तो ईडी के सामने पेश हो सकते थे। तो 20 में, 21 में, 22 तारीख में भी आप विश्वास का प्रस्ताव पेश करके उसको पारित कर सकते थे क्योंकि आपके पास तो 62 एमएलए हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जानबूझ करके 1 दिन पहले, पेश होने से 1 दिन पहले उसको ढाल बनाने के लिए और बजट सत्र बुला करके उसको पेश किया और पेश करने के बाद, भाषण देने के बाद स्पीकर ने कह दिया कि अब इस पर चर्चा 17 फरवरी को होगी यानी आज होगी। हुँ, हुँ। यानी आज के लिए इन्होंने अपनी भूमिका तय कर ली कि अब तो मैं कोर्ट में वकीलों के ज़रिए, लीगल टीम के ज़रिए ये बहाना बना सकता हूँ कि चूँकि सत्र चल रहा है, चूँकि विश्वास पत मत पेश हो गया है, तो इसलिए मैं व्यस्त हूँ और आ नहीं सकता हूँ। बहरहाल ईडी के पास तो सीमित अधिकार थे, विरोध कर हुँ, हुँ। सकती थी कि सदन भी चल रहा है, सदन में उनका भाषण भी हो गया है कल और आज भी ऐसा नहीं है कि पूरे दिन उन्हीं का भाषण चलना है, तो उनको कोर्ट में पेश होना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने ईडी ने भी सोचा कि इसको क्यों चैलेंज किया जाए, छूट दे दी जाए, पर मेरे विचार से ये छूट नहीं दी जानी चाहिए थी, इसका विरोध किया जाना चाहिए था। लेकिन अब हो गया जो होना था, पर इससे कई सवाल ज़रूर खड़े हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल ना तो कोर्ट में पेश हो रहे हैं, ना ईडी के सामने पेश हो रहे हैं।
क्या इतने घबराए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि अगर मैं कोर्ट के सामने पेश हो जाऊँगा और कोर्ट ने मुझे आदेश दे दिए कि आप ईडी का सहयोग करिए, पूछताछ में शामिल होइए, तो उसके बाद इनके पास कोई बहुत ज़्यादा रास्ते या विकल्प बचेंगे नहीं। इनको ईडी के सामने उपस्थित और प्रस्तुत होना पड़ेगा और उसके बाद चूँकि इनके कई साथी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं शराब घोटाले में, तो ईडी इनको भी गिरफ्तार कर सकती है और इनका जो राजनीतिक दांव-पेच है और लोकसभा चुनाव तक जो बाहर रहने की एक जद्दोजहद ये कर रहे हैं, उस पर पटाक्षेप हो जाएगा और इनको भी तिहाड़ जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो भाग-दौड़ है इनकी और जो जो भी ये चालें चल रहे हैं शतरंज की, वो इसीलिए चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तक किसी तरीके से ये समय निकाला जाए। अ, एक और बात दिमाग में आ रही है, द वे केजरीवाल डिजाइन्ड ऑल दिस प्रोसीडिंग, यानी कि अगली तारीख जो है वो भी 16 मार्च की दी गई है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं या तो ये बेहद खौफ़ज़दा है या फिर ये अपने कामयाब हो गए हैं मकसद में? नहीं, तारीख देने का काम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का नहीं है, अदालत का है। तो उस पर तो मैं सवाल खड़े नहीं करूँगा कि अदालत हुँ, ने हुँ। 16 मार्च को ही क्यों दिया है तारीख, क्योंकि आज 17 फरवरी है, तो 1 महीने बाद की तारीख अदालत ने दी है। वो आम तौर पर इसी तरह की तारीखें देते हैं, तो उस पर तो मैं सवाल खड़ा नहीं करूँगा। लेकिन ये कहना कि 1 मार्च तक बजट सत्र है और 1 तारीख की 1 मार्च के बाद की कोई तारीख आप दे दीजिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से पेश हो जाऊँगा। तो आप कोई एहसान करेंगे क्या पेश होकर के? आप अदालत को भी कितना गुमराह कर सकते हैं। 1 तारीख पर आप कोई बहाना बना सकते हैं, दूसरी तारीख पर आपने अगर बहाना बनाया तो अदालत सीधे ज़मानती वारंट जारी करेगी और तीसरी बार दूसरी बार भी बहाना बना दिया, तीसरी बार भी, तो गैर ज़मानती वारंट जारी हो जाएँगे और उसके बाद तो फिर कुर्की और दूसरे काम शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना ये भाग-दौड़ कर सकते हैं, कर रहे हैं। अगेन मैं यही कहूँगा कि जो कानूनी खामियाँ हैं, जो हमारे यहाँ के खराब कानून हैं, घटिया कानून हैं, उनका उनकी आड़ लेकर के, उनका फ़ायदा उठा कर के, इस तरह के जो भ्रष्ट आचरण वाले नेता हैं, जो अपनी गिरफ्तारी से बचने की हर संभव कोशिश करते हैं, आखिरी समय तक भी उन तमाम कानूनी प्रावधानों का उपयोग दुरुपयोग करते हैं। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि कानूनों में खामियां हैं। कानून अगर हमारे यहाँ सख्त हो जाए तो बचने के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। लेकिन सर कानून की बात है, हेमंत सोरेन सभी के सामने हैं, उनको भी 10 के करीब समन दिए गए और 11वें समन पे उनको अरेस्ट किया। और आगे बढ़ती हूँ मैं, ईडी की पेशी कल है यानी कि 19 फरवरी को। आपको क्या लगता है कि ये वहाँ भी डिच करेंगे, इग्नोर करेंगे, भागेंगे वहाँ से? क्योंकि ये बहुत खौफ़ज़दा हैं। अभी तक का जो इनका रवैया है, मुझे नहीं लगता कि ये ईडी के सामने भी पेश होंगे। ये ईडी के यहाँ जाने से भी इसी बेस पर, इसी प्ली पर इनकार कर देंगे कि बजट सत्र चल रहा है, विश्वास मत पर बहस हो रही है, हुँ, इसलिए हुँ। मैं अभी आ पाने में अ, समर्थ नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। मुझे 1 मार्च के बाद की कोई तारीख दीजिए, तो तब मैं पेश होऊँगा और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ ज़्यादा ही चतुर सुजान बन रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाए, हुँ, हुँ। ताकि उनको एक और बहाना मिल जाए कि साहब देखिए लोकसभा चुनाव हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हमें प्रचार से रोकने की एक साजिश नरेंद्र मोदी सरकार रच रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और हमें बुलाया जा रहा है ताकि हमें गिरफ्तार किया जा सके, हमें जेल भेजा जा सके, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अक्टूबर में पहला समन इश्यू किया था इनको 2 जी। नवंबर के लिए।
अक्टूबर से और अभी मार्च में जाकर के चुनाव की घोषणा होगी 15 मार्च के आसपास। जी। तो बहुत समय था। अक्टूबर नवंबर का पूरा महीने था, दिसंबर का था, जनवरी का था, फरवरी का था। ये सारे 5 महीने पड़े हुए थे। तो आप पेश हो सकते थे, लेकिन जब आपकी नीयत ही नहीं है पेश होने की, जब आप अ, दिल्ली की सबसे महंगी बिल्डिंग यानी तिहाड़ जेल में आप रहना ही नहीं चाहते, वहाँ की रोटियां खाना ही नहीं चाहते और अपने संगी साथियों से मिलना ही नहीं चाहते, तो फिर यही सब करेंगे आप जो कर रहे हैं। सर एक चीज़ और भी है ना, 16 मार्च यानी कि तब तक अ, आचार संहिता भी शायद से लग जाएगी। तो वैसे में मतलब इनको राजनीतिक फ़ायदा भी तो मिल जाएगा ना, अगर सपोज़ उस समय कोई ऐसी इनकी गिरफ्तारी की का सीन बन जाता है, तब ये तो बहुत नाटक कर लेंगे जैसा कि इनकी आदत है। क्या ये तभी तक के लिए ये लिंगर ऑन कर रहे थे? मतलब ये जो टाइम टेकिंग इनका प्रोसेस था, इसी वजह से था? नहीं नहीं, वही मैंने कहा है अभी कि ये लोकसभा चुनाव की घोषणा होने तक किसी भी तरीके से इसको टाले रखना चाहते थे, ताकि जब लोकसभा के लिए अधिसूचना जारी हो जाए, आचार संहिता लागू हो जाए, तो उसके बाद ये चिल्ला सकें कि देखिए साहब, हमें लोकसभा चुनाव से रोका जा रहा है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग जागरूक हैं, वो देख रहे हैं कि क्या ड्रामेबाजी हो रही है, क्या बहानेबाजी हो रही है, क्या भाषणबाजी हो रही है। सदन के भीतर भी कल भी इन्होंने भाषण दिया, आज फिर भाषण दिया और जी, मुझे लगता है कि 1 मार्च तक अगर बजट सत्र इन्होंने रख दिया है, तो ये रोज़ ही भाषण देंगे। ये रोज़ाना जो है ये अब सदन का भी दुरुपयोग करेंगे, किसी न जी। किसी बहाने से। कभी एलजी के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए खड़े होंगे, कभी हुँ, कोई हुँ। हस्तक्षेप कर लेंगे, कभी कुछ करेंगे, क्योंकि और तो कोई भाषण देने वाला अब बचा नहीं है सदन में। मनीष जी, सिसोदिया भी नहीं है और जो फिर सौरभ है, आतिशी है, ये कितना इनको नेता बनने देंगे अरविंद केजरीवाल, उनकी अपनी चिंताएँ भी रहती हैं। बहुत सारे नेताओं को तो ये ऑलरेडी पार्टी से बाहर निकाल चुके हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी से पीड़ित हैं बहुत बुरी तरीके से। कोई दूसरा जी, एस्टेब्लिश ना हो जाए, ये भी तो चिंता रहती है। कुमार विश्वास से लेकर के प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और आशीष खेतान से लेकर के तमाम जितने भी लोग थे, वो सब पार्टी से बाहर जा चुके हैं, निकाले जा चुके हैं। तो वही हाल इनका अभी भी है। अन्ना हज़ारे के मंच से पैदा हुए ये जब अपने आप को सबसे ज़्यादा ईमानदार बता रहे थे, आज की तारीख में इनको शर्म नहीं आती सर? कि जिस तरीके का ये आचरण कर रहे हैं। अपने आप को बेहद कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन अब देखें तो छठा सम्मान भी इनको मिल चुका है और ये जो इन्होंने टाइमिंग की है, जो इन्होंने अपना विधानसभा की प्रोसीडिंग का डिज़ाइन किया है, वो सब क्या कहता है? नहीं, नहीं, वही जो मैंने शुरू में ही अपना वक्तव्य दिया था कि ये बजट सत्र इन्होंने ठीक ऐसे समय ही बुलाया है कि इनको ईडी का सामना ना करना पड़े और कोर्ट में भी व्यक्तिगत रूप से पेश ना होना पड़े, इसीलिए तो डिजाइन किया है। जी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने भी शुक्रवार को ये कहा कि भाजपा जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को अपने साथ शामिल कर रही है, उसको लेकर के इनफैक्ट उन्होंने बात भी की है प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री ने भी इस पे चुटकी ली कि उनको अच्छा लग रहा है तो वो आ रहे हैं। और इधर ये भी सुन रहे हैं कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। क्या कहते हैं सर, दिल्ली का क्या सीन बनने वाला है? देखिए, जिस तरह का देश का इस समय राजनीतिक हालात हैं जी, जी। और जिस तरह से अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों की सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, हुँ। उसमें और जो वातावरण भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बना है, जिसको लेकर के ये भी बिलबिला रहे हैं पंजाब वाले भी और वो भी बॉर्डर पर आकर के जी। 4 दिन से धमाल मचाए हुए हैं।
और हुँ, हुँ। देश-विदेश में बैठी मोदी विरोधी ताकतें जो परेशान हाल हैं, एक सज्जन जो हैं वो मणिपुर से मुंबई की यात्रा पर निकले हुए हैं और हुँ, क्या वाहियात सवाल लोगों से पूछ रहे हैं, ये टी-शर्ट आपने कितने में खरीदी है? इसमें जीएसटी कितना पे आपने किया है? मतलब ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और रोज़ाना रात को ये सोच कर के सोते हैं कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। जी। और आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। 2016 में इस देश में विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी हुई थी हुँ, और हुँ। ये अभी भी नोटबंदी का रोना रो रहे हैं। यानी 8 साल हो गए और 8 साल बाद भी आपको सपने में नोटबंदी आ रही है। आप जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी भी अ, कितने साल हो गए उसको लागू हुए और उसके बाद से तो जो जीएसटी का कलेक्शन कुल मिलाकर के हो रहा है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। पौने 2 लाख करोड़ के आसपास उसका औसतन कलेक्शन हर महीने हो रहा है और उससे देश में कितने विकास कार्य हो रहे हैं, कितने जन कल्याण के कार्य हो रहे हैं, किस तरह हमारी सेना मजबूत हो रही है, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विकसित हो रहा है, ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपको लोगों को किसी भी तरीके से सरकार के खिलाफ भड़काना है, लेकिन लोग भड़कते कब हैं? जब किसी के द्वारा कही हुई बात पर भरोसा करते हों। इन्होंने तो खुद का भरोसा ही खो रखा है। ये सेना पर ये सवाल खड़े करते हैं। चीन कोई गुस्ताखी करता है तो ये अपनी ही सरकार पर बरसना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान कुछ करता है तो भी अपनी सरकार पर बरसना शुरू करते हैं। जबकि एक ज़िम्मेदार विपक्ष के नेता का एक मैच्योर जो एक स्टैंड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले वो चीन की आलोचना करे, उसकी हरकतों के लिए, उसकी गुस्ताखी के लिए, पाकिस्तान की आलोचना करे और उसके बाद फिर सकारात्मक दृष्टि से अगर आपको लगता है कि सरकार की भी आलोचना होनी चाहिए, तो वो सकारात्मक दृष्टि से की जानी चाहिए कि भई अगर इस तरह की गुस्ताखियाँ हो रही हैं दोनों सीमाओं की सरहदों की तरफ से, तो सरकार उतनी सजग रहे, हमारी सेनाओं को और आप मजबूत करें और उनका मनोबल बढ़ाएँ। लेकिन ये तो मनोबल तोड़ने वाली बात करते हैं। कोई आतंकवादी वारदात हो जाती है, तो फिर अपने सुरक्षा बलों पर और सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। अभी जो मालदीव वाला प्रकरण हुआ, उसमें भी कांग्रेस की भाषा देख लीजिए क्या थी। तो ये जी। कुल मिलाकर के और जनमानस क्या है, जनता क्या सोच रही है किसी मुद्दे को लेकर के, मुझे लगता है कि इनको इस बात की भी ना तो समझ है और ना ही इनको ज़मीनी हकीकत का पता है कि ज़मीन पर क्या चल रहा है। और यही वजह है कि एक-एक करके अब लोग अपना रास्ता ले रहे हैं, जिनको जहाँ सूझ रहा है कि हम वहाँ जाकर के सुरक्षित रहेंगे, वो वहाँ जा रहे हैं। कमलनाथ हो, नकुलनाथ हो, अशोक चौहान हो, उनसे पहले मिलिंद देवड़ा हो, लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। अब जी। तक करीब कांग्रेस के ही 8 पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 8 पूर्व मुख्यमंत्री इनके अब तक शामिल हो चुके हैं और बाकी नेताओं का की तो कोई गिनती ही नहीं है। जितिन प्रसाद से लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया और आपके सुस्मिता देव चली गई छोड़ करके, वो टीएमसी में चली गई। इधर भी अगर देखें तो आरपीएन सिंह से लेकर के कई दूसरे नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हो चुके। अभी इनके जो यूथ कांग्रेस के नज़दीकी सहयोगी थे राहुल गांधी के एक दौर में, अशोक तंवर, जो बाद में भारतीय जनता कांग्रेस के हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो एक भगदड़ है, एक असुरक्षा है। उनको लगता है कि जब हमारा सो कॉल्ड नेतृत्व ही इतना नॉन सीरियस है कि जिसको यही पता नहीं है कि अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं और कौन से मुद्दे हैं जिनको हमें उठाना चाहिए। अभी अभी आप नोटबंदी की बात करेंगे, अब आप जीएसटी की बात करेंगे, आप रोजगारों की और महंगाई की बात करेंगे। ये सब इर्रिलेवेंट मामले हैं। देश में इस समय कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। महंगाई
मुद्रास्फीति की दर मनमोहन सिंह के समय 10 से ऊपर रही थी, हमेशा 10 से ऊपर रही थी। नरेंद्र मोदी के समय तो ये मुझे नहीं लगता कि कभी 10% के आसपास भी गई होगी। 5 से 7, 7 से 7.5, हद से हद 8% तक गई होगी, उससे ऊपर कभी नहीं गई। तो कहाँ की महंगाई है। और मैं तो एक आंकड़ा देता हूँ, आजकल के पिछले 10 साल में इस देश में 38 करोड़ व्हीकल खरीदे गए हैं। और अगर आप जो नए घर बने हैं, मकान बने हैं, उनकी रजिस्ट्री वगैरह जांच पड़ताल कर लें तो आपकी समझ में आएगा। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी होटल में चले 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 जाइए, किसी हवाई अड्डे पे चले जाइए, पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ है, इतना पैसा लोगों के पास है, इतना उनका जीवन स्तर जो है वो सुधर गया है। और अभी नीति जी, आयोग की रिपोर्ट है, क्या बिल्कुल पढ़ना लिखना बंद कर दिया है इन्होंने या सुनना बंद कर दिया है? नीति आयोग की रिपोर्ट में ही बताया गया है कि करीब 25 करोड़ के आसपास लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, जो लोगों के गले के नीचे उतर ही नहीं रही बातें, आप ऐसी बातें कर रहे हो और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और मीडिया का भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। सर मैं अपने उसी सवाल पे आती हूँ। कमलनाथ क्या जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कुछ नाराज़गियाँ थी उनके दिमाग में, जो ये अब अ, अपना माइंडसेट बना रहे हैं बीजेपी को जॉइन करने के लिए? क्योंकि मीडिया ने उनसे पूछा, तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया। सर। नहीं, कमलनाथ को तो इन्होंने नेता बनाया था, चेहरा बनाया था मध्य प्रदेश में। तो जी, कमलनाथ की कोई नाराजगी नहीं थी। कमलनाथ के साथ रिजल्ट आने के बाद दुर्व्यवहार हुआ कांग्रेस के भीतर। एक तो ये केवल मध्य प्रदेश थोड़ा हारी है कांग्रेस, राजस्थान में भी हारी है, छत्तीसगढ़ में भी हारी है। जिस तरीके से जल्दबाजी में इन रिजल्ट का ठीकरा कमलनाथ के सिर पर फोड़ा गया और कुछ नेताओं ने बयानबाजी शुरू की, दिग्विजय सिंह सरीखे जैसे लोगों ने। जी, इसके जी। अलावा जिस तरीके से उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, भाई आपने राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ बोला? नहीं बोला। अगर वो मुख्यमंत्री थे वहां पर और उनकी सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की आ गई, तो आपने अशोक गहलोत के खिलाफ क्या कार्रवाई की? मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कमलनाथ तो वहां मुख्यमंत्री थे नहीं। तो कमलनाथ पर आप गाज गिराएंगे, उनको अध्यक्ष पद से हटाएंगे, उनको बेइज्जत करेंगे और अशोक गहलोत को आप कुछ नहीं कहेंगे और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को आप कुछ नहीं कहेंगे। तो ये जो दोहरे मानदंड हैं नेतृत्व को लेकर के और जो तौर तरीके हैं, इसको लेकर के कमलनाथ नाराज थे। नंबर 2, वो 2018 में भी जब उनको मध्य प्रदेश भेजा जा रहा था मुख्यमंत्री बना करके, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। वो सेंटर की राजनीति करना चाहते थे, पर उनको वहाँ भेजा गया। वो उनकी सरकार 1.5 साल बाद ही गिर गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी और 22 एमएलए लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। फिर से शिवचरण चौहान जो है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। अब जब नतीजे आ गए थे, कांग्रेस हार गई थी, भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें लेकर के प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आ गई, तो भी कमलनाथ की इच्छा थी कि मैं सेंटर में आ जाऊं, वापस भोपाल छोड़ दूं। तभी जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसने कान नहीं दिया और उनकी सुनवाई नहीं की। अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, जिसमें नॉमिनेशन चल रहे हैं, अभी 27 फरवरी को जो चुनाव होने वाला है, उसमें भी कमलनाथ इंटरेस्टेड थे कि मैं राज्यसभा में चला जाऊं। तब भी इनको टिकट ना दे करके दिग्विजय सिंह के करीबी हैं अशोक सिंह, उनको टिकट दे दिया गया। जी, ये जी। लगभग वैसा ही केस है जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इन्होंने किया था। जी, जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इन्होंने सम्मान नहीं दिया, उनको ना अध्यक्ष बनाया, ना राज्यसभा भेजा, ना उनके समर्थकों को ठीक से ट्रीट किया, तो वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो चुनाव का समय है। इस बार जैसे सोनिया गांधी को लग रहा है कि रायबरेली से वो जीत नहीं पाएंगी, इसलिए राज्यसभा की तरफ निकल ली। इसी तरीके से कमलनाथ को और उनके बेटे को लग रहा है कि इस बार छिंदवाड़ा में नहीं जीत पाएंगे, तो इसलिए उनको लग रहा है कि कम से कम अपनी सीट तो बचा लो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा करके। तो जी, ये जी। हालत हो गई है आज विपक्ष के नेताओं की।
किसान आंदोलन को सर 6 दिन हो चुके हैं और पंजाब के जो किसान सो कॉल्ड किसान कह सकते हैं, शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उनके ग्रे शेड इस समय सामने आ रहे हैं। मसलन फंडिंग विदेशों से हो रही है, कनाडा से हो रही है, अमेरिका से हो रही है और ये जो किसान जिनको किसान आंदोलन के किसान कह रहे हैं, वो किसान तो है ही नहीं। बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, आपको भी मालूम है। तो ये आपको क्या लगता है ये सब करके ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कम करना चाह रहे हैं? जैसा कि एक वीडियो चल रहा था, आपने भी देखा होगा। क्योंकि ये सब मामला बहुत गंभीर है और इन्होंने प्रधानमंत्री को धमकी भी दी है। कोई देखिए, एक्शन नहीं होना चाहिए इसमें बड़ा? एक तो ये किसान है नहीं। जी। ये अराजक तत्व हो सकते हैं, ये सुपारी लेकर के आंदोलन करने वाले हो सकते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि सामान्य कोई किसान प्रजाति से हैं, क्योंकि हुँ, जो हुँ। सामान्य किसान हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि आप 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए के नए-नए ट्रैक्टर, उनमें 1.5-2 लाख के तो महँगे म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हों और उनको ट्रैक्टरों को आपने टैंक बना रखा हो, इस तरीके से उनमें पैसा आपने फूँक रखा हो। मतलब 20-20 लाख के ट्रैक्टर, नए-नए ट्रैक्टर सारे, और उन पर और 5-10 लाख रुपए आप फूँके हुए आपने। इतने धनी-मानी किसान हमारे देश में अभी औसतन नहीं हैं। हम तो किसान परिवार से हैं, हमें पता है कि किसानों की अ, आर्थिक स्थिति कैसी होती है और उनकी सीमाएँ क्या होती हैं। तो ये सब बहुत अमीर किस्म के बड़े-बड़े फार्म हाउस वाले और 10-10, 20-20 पेट्रोल पंप वाले और जो अ, बड़े अमीर और व्यापारी किसान हैं, ये उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप वाक़ई सीरियस हैं अ, समर्थन मूल्य को लेकर के और वाक़ई उनको मनवाना चाहते हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से आप अमृतसर जिला मुख्यालय में बैठ जाइए, हुँ, जालंधर हुँ। में बैठ जाइए, लुधियाना में बैठ जाइए, भटिंडा में, संगरूर में बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। कौन रोक रहा है आपको? पठानकोट में बैठ जाओ, गुरदासपुर में बैठ जाओ, फिरोज़पुर में, फरीदकोट में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। वहाँ बैठ कर के आप धरने प्रदर्शन कर लो। आप ये टैंकर नुमा ट्रैक्टर को लेकर के दिल्ली में ही क्यों घुसना चाहते हो? फिर लाल किला जैसा एक माहौल पैदा करना चाहते हो, अराजकता अराजकता पैदा करना चाहते हो, दुनिया को दिखाना चाहते हो, मोदी सरकार को झुकाना चाहते हो। और जिस तरीके से ये खालिस्तान ज़िंदाबाद, भिंडरावाला ज़िंदाबाद और इस तरह की नारेबाज़ी हो रही है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगले 1-2 साल में आप सुनेंगे कि मोदी को मार दिया गया है, इस तरह की बातें करेंगे। हुँ, हुँ। ये ये दिमाग से पैदल कुछ लोग जिनको भड़काया गया है, जिनको भटकाया गया है, जिनको उकसाया जा रहा है, ये उनके कृत्य हैं। तो इसलिए मैं पहले तो इनको किसान ही मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं हमेशा से, जब इनका 13 महीने का आंदोलन चला था, तब भी मैं इनको तथाकथित किसान कहता था, क्योंकि देश का जो आम किसान है, उसको तो अपने काम से, अपने घर से, अपने खेतों से, अपने बाल-बच्चों से फुर्सत ही नहीं है। उसके जी। पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेरे तंबू लेकर के और देश की राजधानी में आकर के डेरे तंबू गाड़े और उनमें जो है मौज-मस्ती करे 13-13 महीने के लिए, या जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये 6 महीने के राशन पानी के लिए के साथ आ रहे थे और पूरे इंतज़ाम के साथ आए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे लंबी-लंबी जो है एक वो डेरे नुमा जो है ट्रॉली बाँध रखी है, उसमें सामान भरा हुआ है और पता नहीं क्या-क्या भरा हुआ है। जो जिसमें हथियार भी हो सकते हैं, जिसमें आपत्तिजनक बाकी दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, ये एमएसपी केवल पंजाब के लोगों को चाहिए, जी, दैट हरियाणा इज़ वालों देयर। को भी चाहिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को भी नहीं चाहिए, महाराष्ट्र के वालों को भी नहीं चाहिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस देश में राज्य तो बहुत सारे हैं और खेती-किसानी तो हर जगह होती है। तो केवल पंजाब के लोगों को चाहिए। तो सीधा-सीधा एजेंडा समझ में आ रहा है कि चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
डंके की चोट पर 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार वापसी करने वाले हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के दिमागों में भी और पेट में भी दर्द है और गर्मी चढ़ी हुई है। तो उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से पुलिस को उकसाओ, हरियाणा सरकार को उकसाओ, केंद्र सरकार को उकसाओ, गाली-गलौज करो, अ, उकसाने वाली बातें करो कि 2-3 साल में ये खबर आएगी नरेंद्र मोदी की हत्या हो गई है। थोड़ा-सा ठंडा पानी पीना चाहिए इन लोगों को, कुछ लस्सी-वस्सी पीनी चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, कह क्या रहे हैं। और खालिस्तान चाहिए, AK-47 निकाल लाएँगे, हम तो हुँ, हुँ। पाकिस्तान से संधि कर लेंगे। बहुत बड़ी गलतफ़हमी के शिकार हैं ये इस तरह के जो लोग हैं। जितनी जल्दी हो सके अपना दिमाग ठीक करें और अपने खेतों पर और काम-काज पर लौटें, अपने बच्चों के पास लौटें, यही बेहतर होगा। मोदी सरकार को आप उकसा नहीं सकते, भड़का नहीं सकते और एक सीमा में हरियाणा सरकार को भी पता है कि उनको क्या कार्रवाई कब करनी है। और जो लोग और टेलीविज़न स्टूडियो में भी बैठे हुए जो लोग ये कह रहे थे, एंकर्स भी कह रहे थे कि ये तो कुछ घंटे की बात है, अब ये सब बैरिकेड तोड़ कर के ये दिल्ली की तरफ बढ़ जाएँगे। तो 4 दिन हो गए, 5वाँ दिन है, बढ़े क्या दिल्ली की तरफ? तोड़ पाए क्या बैरिकेडिंग? अगर सरकार अपनी पे आ जाए, तो कोई इस तरह की उद्दंडता नहीं दिखा सकता, कोई भी एक निश्चित सीमा से आगे कदम नहीं बढ़ा सकता। और वही किया है, न्यूनतम बल प्रयोग किया है, आँसू गैस का ही प्रयोग किया है और अभी तक रबर की ही गोली चलाई गई हैं, अभी तक बारूद की गोलियाँ नहीं चलाई गई हैं। तो ये अ, समझना चाहिए इन लोगों को कि सरकार पूरे संयम के साथ अभी तक इनके साथ व्यवहार कर रही है, तो अपनी हदों में रहें। सर एक चीज़ मैं और समझना चाह रही हूँ कि इस बार पंजाब से सारे लोग आए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि सीधे-सीधे मोदी पर निशाना साध रहे हैं। मतलब एक बहुत ही बुज़ुर्ग व्यक्ति ये कह रहे थे कि मंदिर बन गया है तो मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, इनका ग्राफ गिराना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, ब्ला-ब्ला। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? मैं अपने दर्शकों के लिए समझना चाहती हूँ। देखिए, पंजाब में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 13 सीटें हैं और 13 सीटों से भारतीय जनता पार्टी पे या मोदी पे तो कोई असर नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी की पार्टी को 2014 में 282 सीटें मिली थी। जी। 2019 में वो 21 और सीटें बढ़ गई, 303 हो गई और इस बार तो लोगों का कहना है कि ये 350 से ऊपर जाएँगी। प्रधानमंत्री ने तो टारगेट रख दिया है कि 370 जाएँगी और एनडीए को मिलाकर के 400 पार हो जाएँगी। तो कोई किसी एक राज्य में और एक राज्य में भी ये मुट्ठी भर लोग हैं, हुँ, मतलब पूरा पंजाब नहीं है। पूरे पंजाब का जो सेंटीमेंट है, उसका प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं करते हैं। पंजाब का जो आम नागरिक है, जो आम शहरी है, जो ग्रामीण तबकों में भी रहता है, वो ऐसा नहीं है कि अपने प्रधानमंत्री से प्यार नहीं करता या अपने देश से प्यार नहीं करता। ये कुछ ऐसे भटके हुए या भटकाए हुए या उकसाए हुए या जिनका ब्रेन वॉश किया गया है, ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान की बात पता नहीं कब से इनके दिमाग में घुसा हुआ है। इस देश में सिख राष्ट्रपति भी रह चुका है, सिख प्रधानमंत्री भी रह चुका है मनमोहन सिंह और पंजाब में तो लगातार सिख ही मुख्यमंत्री बनते आए हैं। तो कौन से खालिस्तान की बात कर रहे हो? जाकर के कनाडा में बना लो ना, वहाँ तो बहुत भूमि पड़ी हुई है, खाली भूमि पड़ी हुई है। जी, या जी। अमेरिका में बना लो, अमेरिका में भी क्षेत्रफल बहुत विशाल है। वो हुँ, हुँ। बाइडेन दे देंगे आपको कुछ अगर दया होगी तो। या पाकिस्तान में बना लो, पाकिस्तान में भी तो पंजाब है। वहाँ भी लाहौर से लेकर के और नीचे रावलपिंडी और चला गया है इस्लामाबाद आगे तक, वहाँ अपना खालिस्तान बना लो। या हिंदुस्तान में तो कोई किसी तरह की गुंजाइश है नहीं भाई। सर ज़रा चलते-चलते बंगाल को भी टच करना चाहती हूँ मैं।
संदेश खली की जो घटना है, उसमें ममता बनर्जी को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। सरेआम महिलाओं के साथ जिस तरीके से ज़्यादती हो रही है और उस पूरे घटनाक्रम को अ, जिसे कहा जा रहा है शेख शहज़ान, वो फरार है इस समय। तो आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? क्योंकि ही इज़ द पर्सन जिसने ईडी की टीम को भी लहूलुहान किया था। मतलब वहाँ इतनी अराजकता फैली हुई है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो एक्चुअल सिचुएशन इस समय है, वो 356 के उपयोग वाली है, यानी राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा दिया जाना चाहिए। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। महिलाओं की असमत पर हाथ डाला जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके बच्चों और उनके जो पति हैं, उनके जो परिवारजन हैं, उनकी हत्या करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। रात को 12-12 बजे ख़ास तौर से जो आदिवासी हिंदू युवतियाँ हैं या नवविवाहिताएँ हैं, अगर वो थोड़ी-सी खूबसूरत भी हैं, तो उनको रात को 12 बजे टीएमसी के कार्यालय में बुलाने का क्या मतलब है? और वहाँ पर मनोरंजन के नाम पर जो उनके साथ किया गया है, जो रिपोर्ट्स अब तमाम आ रही हैं और कम से कम एक चैनल वहाँ की अ, ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दिखा रहा है, आज तक श्वेता गई हुई है, वहाँ से जिस तरह की चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, दिल दहलता है सुन कर के कि जी, किस जी। तरह की सिचुएशन है और अफ़सोस इसलिए और भी ज़्यादा होता है कि पश्चिम बंगाल का जो नेतृत्व है, वो इस समय एक महिला मुख्यमंत्री कर रही हैं। पर वोट परस्ती में आप अ, उन महिलाओं को, उन परिवारों को ही उल्टे ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश करें और जो व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं या जो ज़ोर-ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इनके साथ में उनका बचाव करती हुई दिखाई दें और वो भी सदन के पटल पर, तो ये बेहद अफ़सोस की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 356 का परफ़ेक्ट केस है। 356 वहाँ लागू की जानी चाहिए, सरकार बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए, ताकि बंगाल के साथ-साथ जो देश के दूसरे हिस्से हैं, दूसरे राज्य हैं, वहाँ भी जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उनको भी आँखें हो जाएँ और उनको भी समझ में आ जाए कि 2014 से अब तक भले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है, पर अगर पानी सिर से ऊपर जाएगा, तो फिर 356 का उपयोग होगा क्योंकि संविधान में अगर 356 रखी गई है, तो वो केवल प्रदर्शनी के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, उसका उपयोग भी किया जा सकता है। सर, आपने दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ही कीमती समय आपने मेरे शो के लिए निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।